गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए फिर से हम आपके बीच आ गए हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चौथा नंबर चैप्टर लेके। क्लास 10th के बायोलॉजी का कितना नंबर चैप्टर लेके आ गए हैं? 4th नंबर चैप्टर लेके आ गए हैं आपके बीच। देखिएगा, चलिए कलर थोड़ा बदल लेते हैं पहले, फिर से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन देखिएगा और इसका जवाब भी दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ठीक ना। और बहुत ही अच्छा से इसको कीजिएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है ये। क्वेश्चन आपका 20 से 30 के बीच रहता है। ये क्वेश्चन आपके कितना रहता है? 20 से लेके 30 तक रहता है। प्रत्येक चैप्टर का पूरे साइंस का आपको 20 से 30 मिलेगा प्रत्येक चैप्टर से। बहुत ही अच्छा से, बहुत ही धैर्य रख के आप बनाइएगा इसको और कमेंट कीजिएगा कितना बना, कैसा लगा, ठीक ना। जैसा भी हो, और पहली बार आप ये वीडियो को देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड होगा वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और ये कह रहा है क्वेश्चन आपका, दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? का बोला जा रहा है दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये पुस्तक जो है ना, ये पुस्तक लिखे थे डार्विन साहब। किसने लिखा था? डार्विन साहब ने लिखे थे। दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? डार्विन साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, नंबर 1 का, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा। चलिए सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके साथ। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बोल रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये सब लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छा से जानते होंगे। तो याद रखिएगा, मनुष्य में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 2, ये n के रूप में है। 2n अगर होगा, 2n होगा तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। n जो होगा, n जो होता है कितना? 23 होता है। तो n 23 है ना, कितने जोड़े गुणसूत्र? तो 23 जोड़ा, तो 23 को 2 से गुना करेंगे तो 46 पहुंच जाएगा, ठीक ना। तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। क्लियर है? ठीक है, अच्छा है, सुंदर है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ आपके सामने है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? मतलब कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के क्या है? अंग है। तो ये देखिएगा, ये समवृत्ति अंग है। क्या? कैसा अंग है? समवृत्ति अंग है। समवृत्ति है मतलब साथ देता है ना, उसको काम देता है ना उड़ने में, ठीक ना। तो कैसा है? समवृत्ति अंग है, समवृत्ति अंग है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्या? बोल रहा है वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिसका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? ऐसी संरचना को क्या कहते हैं बताइए? तो ऐसी संरचना को अवशेषी अंग बोलते हैं। अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग जिसका अब यूज नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम अवशेषी अंग बोलते हैं। क्या कहते हैं? अवशेषी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जिसका कोई यूज नहीं है उसको अवशेषी है, अवशेष है ये, ठीक ना, अवशेष है। चलिए आ रहा है ना बात समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन और ये अगला नंबर क्वेश्चन 5 कह रहा है जिन शब्द प्रस्तावना किसने की थी? जिन शब्द की प्रस्तावना किसने किया था? कौन किया था? तो याद रखिएगा, कौन किया था? मेंडल ने, वाटसन ने, वेल्डेन ने? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं इनमें से कोई नहीं, किसी ने नहीं किया था, किसी ने से नहीं किया था, ठीक ना। जिन शब्द का प्रारूप कोई नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कम कर रहे हैं, ठीक ना, दिक्कत है क्या? जैसा भी है कमेंट कर लीजिएगा। थोड़ा तेज चलना इसलिए, थोड़ा और कीजिएगा तो और डीप जा सकते हैं। कमेंट कर लीजिएगा जैसा भी हो, ठीक ना। अगर कमेंट कीजिएगा उसी हिसाब से हम करेंगे और हम डीप जा सकते हैं, ठीक ना।
चलिए ये देखिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः यानी कि पुनः है, पुनः कर दिया है इसको, ठीक ना, पुनः खोज से संबंध है, पुनः खोज से संबंध है, नियमों की पुनः खोज से संबंध है। तो संबंध जो है ये क्या है, सर्मक 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 से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है, सर्मक से संबंध रखता है। वैज्ञानिक मंडल किससे संबंध रखता है, सर्मक से, सर्मक से, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा तेजी कर रहे हैं हम। कह रहा है क्या, सातवां नंबर, गुणसूत्र बनते हैं, किससे बनता है, गुणसूत्र किससे बनता है, गुणसूत्र जिसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम, गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है, राइबोसोम, गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम किससे बनता है, डीएनए तथा प्रोटीन एवं आरएनए से। कहने का मतलब प्रोटीन एवं आरएनए से बनता है, और इसके साथ अगर डीएनए है तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जानते हैं क्या, प्रोटीन जो बनता है, गुणसूत्र जो बनता है प्रोटीन एवं आरएनए से, और इसके साथ साथ किससे, डीएनए से भी बनता है। क्या, डीएनए तथा प्रोटीन एवं आरएनए से। ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, डी नहीं होगा, सी होगा, सी। ठीक, क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। तो एक बात बताइए, तो ये जो आरएनए जहाँ पे बोला गया, सॉरी गुणसूत्र यानी कि राइबोसोम, अरे चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर, ठीक है चलिए, ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कौन है, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कौन है। तो आनुवंशिक पदार्थ हम किसको कहते हैं, डीएनए को नहीं कहते हैं, किसको, डीएनए को। और जीन को क्या कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ के इकाई कहते हैं, डीएनए को इकाई कहते हैं, जबकि पदार्थ किसको कहते हैं, डीएनए को कहते हैं क्या, पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ, और जीन को कहते हैं आनुवंशिक इकाई। क्या कहते हैं, इकाई। इकाई किसको बोलते हैं, जीन को, इकाई बोलते हैं जीन को। अब पदार्थ बोलते हैं डीएनए को, तो आनुवंशिक, अच्छा क्वेश्चन पूछे जाए आपसे, जो आनुवंशिक इकाई किसे कहते हैं, आनुवंशिक इकाई किसे कहते हैं, तो आनुवंशिक इकाई हम लोग कहते हैं जीन को, और आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते थे, डीएनए को। जैसे ही पदार्थ कहा तो डीएनए, और इकाई कहा तो जीन, ठीक ना। इतना कर दीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जीन शब्द जो प्रस्तुत किया है वो जॉनसन किया है। चलिए इससे पहले जस्ट था क्या, जीन शब्द का खोज किसने किया था, किसने दिया था। तो यहाँ पर इसी तरह से मिल गया, यहाँ पर जवाब मिल गया आपका, कौन मिला, जॉनसन ने किया था, जीन शब्द को प्रस्तुत किया था, मतलब दिया था, या प्रस्तुत करना या देना एक ही बात है, ठीक ना। तो कौन दिया था, जीन शब्द को किसने दिया था कौन, जॉनसन ने, कौन दिया था, जॉनसन ने, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका ये क्वेश्चन देखिएगा, चलिए ये क्वेश्चन को बताइएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया उत्पन्न करने वाली मच्छर यानी कि मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, बताइएगा। तो ये तो इसका तो सब जवाब दे दीजिएगा, ऑटोमेटिक दीजिएगा ना, बिल्कुल दीजिएगा, कमेंट कीजिए। तो देखिएगा, ये आसानी से सब लोग जवाब दे सकते हैं, साफ जल में नहीं, मीठा जल में नहीं, इसमें से सभी नहीं, बिल्कुल नहीं, गंदे जल में। कहाँ पे, गंदे जल में, कहाँ पे, गंदे जल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छा, सुंदर है। चलिए अच्छी है, अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है क्या, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। भाई सेम क्वेश्चन है, ठीक ना। तो हाँ, एक बात जान लो, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर की किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो वो डेंगू साफ जल में ही हो जाता है, डेंगू साफो जल में हो जाता है, ठीक ना। डेंगू जो होता है साफ जल में ही होता है, ठीक, डेंगू जो होता है साफ जल में ही होता है। हाँ, ये नहीं कि ऑप्शन वही मार दीजिएगा, डेंगू साफ है जल में होता है,
गंदा में नहीं होता है डेंगू। आगे बढ़िए, इसीलिए झक के रखिए, बाहर नहीं खोला खुला नहीं छोड़िएगा, क्योंकि साफ जल भी खुला रहेगा तो उसमें डेंगू हो जाता है, ठीक ना। हाँ, कहिएगा जी झक में नहीं करेंगे, क्योंकि गंदा थोड़ी ना पानी है, हमारा पानी तो साफ है, झक में नहीं कीजिएगा, तो नहीं झकिएगा तो मलेरिया नहीं होगा तो डेंगू हो जाएगा। हम्म, होगा ना। हाँ, डेंगू साफ कहाँ रहते हैं, साफे जल में रहते हैं। हाँ, अब कह रहा है अवशेषी अंग का उदाहरण है, अवशेषी अंग का उदाहरण है, कौन अवशेषी अंग है, तो बताइएगा। देखिए, कर्णपटल की पेशियाँ, हाँ कर्णपटल की पेशियाँ, देखो कान के अंदर जो एक पेशिया होता है वो अवशेषी अंग है। पूछ कसे रुकाए, मतलब पूछ भी अवशेषी अंग है, ये बात तो पता है। कहते निषेचक पटल, निषेचक पटल, तो ये भी अवशेषी अंग ही है, यानी कि टोटली मिलाकर इनमें से सभी अवशेषी अंग है। अच्छा, दूगो मिल गया ना अवशेषी अंग, दिखा ना, अगर दूगो मिल गया तो इनमें से सभी। बिल्कुल। देखिए, ऑप्शन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कभी कभी आंसर देना होता है, ठीक ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कभी कभी आंसर देना होता है। जैसे कर्णपटल की पेशिया एक अवशेषी अंग होता है, उसी प्रकार से पूछ भी एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग किसे कहते हैं, जिसका यूज ना हो, जिसका उपयोग ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है असमजात अंगों के उदाहरण है, असमजात अंग के उदाहरण है, तो बताइएगा। असमजात अंग के उदाहरण जो है, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। कहने का मतलब असमजात अंग के उदाहरण कौन है, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। जैसे हाथ जिसको है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी समजात अंग कहते हैं। समजात मतलब जो काम में उपयोग है, पहले कहने का मतलब जैसे कि आप गिरिएगा तो उससे पहले आपका हाथ आ जाता है ना, तो आपका पूरा जो काम जो संभाले हुए हाथ संभाले होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। तथा कुत्ते के अग्रभाग को ही क्या कहते हैं, अग्रपाद को भी हम लोग समजात अंग ही कहते हैं। आगे आगे अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर कह रहा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे ज्यादा किससे समानता है, तो बताइएगा। ये होगा चिंपैंजी से, चिंपैंजी बहुत ही तेज होता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे सबसे समानता है, कहने का मतलब चिंपैंजी जो होता है ना, एकदम मानव की तरह सब कुछ समझता है। चिंपैंजी जो होता है एक मानव की तरह सब कुछ समझता है, इसलिए सबसे ज़्यादा समानता जो रखता है हमसे, चिंपैंजी रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, चिंपैंजी बहुत समझदार जानवर होता है, ठीक ना, जो हम अधिक मानव से समानता रखता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही समझदार होता है। आगे अगला नंबर क्वेश्चन 15 में बोला लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी, अपेक्षा होगी, कितना अपेक्षा होगा भाई, कितना अपेक्षा हो सकता है, ये अधिक अपेक्षा हो सकता है। कह रहा है लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी, तो इसका इसका जवाब दीजिएगा, कितना हो सकता है अपेक्षा। बहुत कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, ठीक ना। क्या है कि अलैंगिक, चूंकि लैंगिक जनन के उपरांत संतान में अलैंगिक जनन की अपेक्षा, संतान में बोल रहा लैंगिक जनन, तो संतान के अंदर जो होगा, जैसे कि कोशिका में विभाजन वगैरह ये सब क्या होता है, अलैंगिक होता है, तो अलैंगिक होता है तो इसलिए बहुत अधिक हो जाएगा, इसलिए बहुत अधिक होगा, ठीक ना। अगर संतान में कह रहा है अंदर, देखिए कॉन्सेप्ट है इसमें, इसमें कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। कितना लोग दिमाग लगा क्या लगाएगा, जो लैंगिक जनन के संतान है तो वो लैंगिक जनन करेगा, नहीं, संतान में कहा है, में गौर कीजिएगा, में, तो अलैंगिक जनन अपेक्षा अपेक्षा अधिक होगा, ठीक ना, अधिक होगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़िए। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था, मटर के पौधे, ये तो सब जानता है, एकदम मार दो ना रे खटक से, आगे बढ़ो, मार दो खटाक से, थोड़ा सा देख लो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नहीं यहाँ भी रुकना होगा, नहीं रुकना होगा, आगे बढ़ो। चलो 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 17 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब देना फटाक से। कह रहा फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया, किसे दिया, बता दो जरा, न्यूक्लिक नाम किसे दिया था, फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसने, मतलब किसे दिया था, बताइए।
तो इन्होंने नाभिक अम्ल को दिया था। किसको दिया था? नाभिक अम्ल को दिया था, नाभिक अम्ल को दिया था, नाभिक अम्ल को दिया था, नाभिक अम्ल को दिया था। किसने? फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर। एक देखो, ये क्वेश्चन को घुमा के ऐसे बोल सकता है क्या, न्यूक्लिक अम्ल का नाम किसने पहले दिया था, या फिर ऐसे, नाभिक अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल का नाम किसने दिया था? तो फ्रेडरिक मिशर ने। बोल सकता है ना? हाँ बिल्कुल बोल सकता है। क्वेश्चन समझिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? भैया बता दो जरा सा। देखो, बोल रहा है किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। तो प्रमाण देने वाले में से अपना कौन थे? तो 92 में, मतलब 1902 में टी बो वेरी एवं W.S. सटन ने प्रमाण दिए थे। मतलब दो गो मिल के दिए थे, दो गो मिल के बताए जो हाँ चलिए हम प्रमाण दे रहे हैं, दो मिल के बताए थे ना। हाँ दोनों मिल के बताए थे। कब? 1902 में। 1902 में प्रमाणित किए थे। जीन क्या है? एक गुणसूत्र भाग है, गुणसूत्र का भाग है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, गुणसूत्र का दूसरा नाम क्रोमोसोम है। ठीक ना? अरे अरे अरे, हाँ ऊपर में शायद क्रोमोसोम बताए थे ना, राइबोसोम बता दिए थे। नहीं, क्रोमोसोम ही होता है, याद रखना जरा। गुणसूत्र का दूसरा भाग नाम क्रोमोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि प्रत्येक गुणसूत्र को कुंडलित धागों का बना होता है। मतलब प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? अच्छा, अभी भी अभी 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 बात किए हैं हम इसके लिए, अभी अभी बात किए हैं, तो इसीलिए अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं, अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं, अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं, अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक ना? आगे बढ़िए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है, वे अंग जिसकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, को कहते हैं। फिर से समझिए, वे अंग जिसकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती, मतलब होती है, ठीक, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, इसको समजात अंग बोलते हैं। ठीक ना? कार्य के आधार पर के अनुसार बाह्य रचना में परिवर्तन को क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। ठीक ना? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, और ये रहा आपका। आगे देखिए इसको, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना उपचयन है। क्या होता है? उपचयन। ये नेक्स्ट कल भी आया होगा ये ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कल भी आया था। ठीक ना? उपचयन, उपचयन का दूसरा नाम क्या है? कमेंट कीजिए। उपचयन क्या? उपचयन। उपचयन का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण उपचयन का दूसरा नाम। उपचयन का दूसरा नाम जो होता है क्या? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ठीक ना? दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है उपचयन का, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। और ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन, इसको जवाब दीजिएगा। कह रहा है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? तो मेंडल साहब ने 5 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। कितना अध्ययन, कितने को अध्ययन किया था? तो मेंडल साहब ने टोटली मिला के 5 का किए थे, 5 का। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात था। एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात क्या था? एक संकर, फर्स्ट क्रॉस जो करवाए थे ना, ठीक ना, फर्स्ट क्रॉस जो करवाए थे मेंडल साहब। अच्छा, मेंडल साहब को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता का जनक मेंडल साहब को बोलते हैं। ठीक ना? मेंडल साहब को बोलते हैं आनुवंशिकता का जनक। हाँ, आगे बढ़िए। इसमें बताइए, एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात था, क्या है बताइएगा? तो देखिएगा, ये जो अनुपात है, अनुपात जो है ये
3:1। क्या होता है? 3:1। ये क्या होता है? 3:1, यानी कि बी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा? बी नंबर सही होगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, थोड़ा तेजी में करते हैं, थोड़ा फास्ट भी बढ़ते हैं, आगे तेजी से करते चलते हैं। सब लोग अच्छा से करते जाइए, जैसा भी लगे आप कमेंट भी करते चलिएगा, ठीक ना। जिस प्रकार की भी दिक्कत हो उस प्रकार की दिक्कत को आप कमेंट के थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक, मतलब बता सकते हैं। जो भी दिक्कत हो उसका समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप अनुपात है, फिनोटाइप अनुपात है, फिनोटाइप अनुपात है, फिनोटाइप अनुपात है। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप अनुपात है। कहने का मतलब हम अभी 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 आपको हम याद करा देंगे, इतना करने का कोशिश पूरा सा है, ठीक ना। तो देखिएगा ये 24 नंबर का ये आंसर जो होगा ये बी नंबर होगा। 9:3:3, यानी कि 9:3:3 होगा। कौन कौन सा ये होगा? ये होगा आपका फिनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप अनुपात 9:3:3 होता है, ठीक ना। और जीनोपात कहता था 3:1। हाँ जीनोटाइप कहेगा तो 1:2:1 हो जाएगा, ठीक ना। डी नंबर यहाँ पे पूछा है आपसे, क्या पूछा है? फिनोटाइप पूछा है, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है 25 नंबर स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो स्त्री में याद रखिएगा, स्त्री में क्या होगा? स्त्री में क्या होगा? तो स्त्री में जो होगा एक्स एक्स होता है। क्या होता है? एक्स एक्स होता है, एक्स एक्स होता है। स्त्री में जो होता है सिर्फ होता है क्या? एक्स एक्स, यानी कि ए होगा। जबकि पुरुष में एक्स वाई होता है, ठीक ना। पुरुष में एक्स वाई होता है, या देखिएगा पुरुष में एक्स वाई और स्त्री में एक्स एक्स होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर कह रहा है देखिए पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते थे, हम बता दिए थे ना पीछे उस टाइम, बता दिए, क्या बताए थे ना, ये स्त्री में एक्स एक्स होता है और पुरुष में एक्स वाई होता है। पुरुष में क्या होता है? एक्स वाई होता है, एक्स वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 26 के ऑप्शन नंबर बी, 26 के ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। चलिए बहुत ही अच्छा, अच्छी लग रहा है ना, बिल्कुल अच्छा रह रहा है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? कह रहा है फिर से क्वेश्चन फिर से कह रहा है प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो ये बताइएगा, ये जो किया गया था देखिएगा डार्विन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा किया गया था, डार्विन के द्वारा किया गया था। विकासवाद किसने? डार्विन साहब ही विकासवाद पे बात किए थे, ठीक ना। इसके लिए डार्विन साहब ही किए थे। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हुए, और 28 नंबर क्वेश्चन आपके ये रहा आपके सामने। कह रहा है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होता है होमोसेपियंस होता है। क्या होता है? होमोसेपियंस होता है। कहाँ भाग रहा है? चलिए सी नंबर होमोसेपियंस, सी नंबर होमोसेपियंस, होमोसेपियंस याद कर लीजिएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम याद कर लीजिएगा, क्या होता है? होमोसेपियंस, 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 होमोसेपियंस। और ये रहा आपका लास्ट सेकेंड क्वेश्चन, करने का मतलब लास्ट से एक पहले का क्वेश्चन। कह रहे मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव जो हुआ था सबसे पहले याद रखिएगा अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अफ्रीका में हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। मानव का उद्भव जो हुआ था सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अफ्रीका में। मानव जो उत्पत्ति जो मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो जगह का क्या नाम था? जगह का नाम था अफ्रीका, 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 ठीक ना। याद कर लीजिएगा जो भी लोग, अगर याद ना हो तो फिर भी। चलिए आज का ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग होते हैं? बताइएगा। तो चमगादड़, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन। ये समरूप अंग होते हैं। कैसा होते हैं? दोनों का अंग समरूप होता है, बिल्कुल। चमगादड़ और पक्षी के अंग जो होता है समरूप होते हैं, बिल्कुल। कैसा होते हैं? समरूप होते हैं। चलिए एक हो गया, क्लियर हो गया, क्या फाइनल हो गया क्या आज का लास्ट क्वेश्चन? चलिए डेली इस तरह से आपको मिलते रहेगा, 1 से 2 लेक्चर डेली मिलेगा, ठीक ना। प्रत्येक चैप्टर वाइज मिलेगा। साइंस का फिजिक्स हो चुका है, ठीक ना। ये बायोलॉजी हो रहा है, फिर से हम दे देंगे रिपीटेड, ठीक ना। ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 4 है, याद रखिएगा। और प्रत्येक चैप्टर से 20 से 30 क्वेश्चन मिलेगा। सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, पूरा थ्योरी क्लियर कर देगा, ठीक ना। इतना करते चलिएगा सब लोग। चलिए, थैंक यू।